5 सरकारी कंपनियों पर दबाव है और दबाव की वजह साफ है। सरकार सीपीएसई ईटीएफ के 5वीं चरण में अब 3,500 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है। इनफैक्ट 19 मार्च को ये ईटीएफ खुलेगा और मेरे ख्याल में 20-21 तक भी खुला रहेगा, जहां पर रिटेल निवेशक पार्टिसिपेट कर पाएंगे। नीरज, मेरे ख्याल में 11 कंपनियां हैं और उन सभी कंपनियों में आज दबाव देखने को मिल रहा है। क्या यहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस हैं? वो लक्ष्य हासिल हो पाएगा विनिवेश का? मेरे ख्याल में हो जाना चाहिए अर्शदा, क्योंकि साइज जो है 3,500 करोड़ बहुत बड़ा नहीं है और जो क्लस्टर बनाया गया है वो एनर्जी सेक्टर का है। खास तौर पे इसमें जो एनर्जी से रिलेटेड कंपनीज हैं उनको इसमें शामिल किया गया है, जिसमें आपको कुछ नाम बताऊं मैं, ओएनजीसी, कोल इंडिया, आईओसी, ओआईएल, पीएफसी, आरईसी। तो ये सब पावर की बड़ी कंपनियां हैं सरकारी क्षेत्र की जो इस ईटीएफ में शामिल हुई हैं। और जो 5वां ट्रेंच है इसमें हाइड्रो पावर भी डाल दिया इन्होंने, एसजेवीएन और एनएचपीसी वगैरह। लेकिन इसमें खास बात यह कि इन्होंने ग्रीन शू ऑप्शन बहुत बड़ा रखा है। 3,500 करोड़ इसका साइज है और उन्होंने 6,500 करोड़ का ग्रीन शू, मतलब टोटल 10,000 करोड़ इनको जुटने की उम्मीद है। तो चूंकि कंपनी जो इन्होंने रखी है उसमें से ज़्यादातर नवरत्ना कंपनीज हैं, तो ये उम्मीद की जा रही है 3,500 करोड़ का इनमें हो जाएगा। प्लस सरकार थोड़ा सा पुश इसलिए भी करवा रही क्योंकि उनका जो लक्ष्य है विनिवेश का वो अभी बहुत पीछे है। और जेटली जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि वो सरपास करेंगे 31 मार्च से पहले, तो ये प्रेशर और उनके ऊपर होगा। तो हो सकता है कि पूरा सब्सक्राइब कराएं और कुछ बड़े सरकारी निवेशक भी इसमें पैसे लगा सकते हैं। तो 20 और 22 मार्च को ये रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा और इसमें निवेश किया जा सकता है। ओके, तो रिटेल निवेशक 20-22 मार्च तक पैसा लगा सकते हैं और 19 तारीख को एचएनआईज और ऑफ कोर्स बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए वो ईटीएफ खुलने वाला है। शुक्रिया नीरज इस अपडेट के लिए। आज देखिए इस जानकारी को देखकर ओएनजीसी, कोल इंडिया, सब में, ऑयल इंडिया, सब में आज मुनाफा वसूली सुबह से ही चल रही है और निश्चित लेवल से ज़्यादा रिकवरी आई नहीं है इन कंपनियों में। लेकिन एक और बड़ी खबर देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल का सपना सरकार पूरी तरह से पूरा करना चाहती है और जल्द ही यहाँ पर ट्रैकिंग डिवाइसेस भी लगेंगे जो मौजूदा इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उसमें। दरअसल फेम स्कीम के तहत सब्सिडी पाने के लिए गाड़ी में एक खास डिवाइस को लगाया जाएगा ताकि उसकी परफॉर्मेंस की जांच हो सके और शायद जो नेटवर्क चाहिए चार्जिंग स्टेशंस का वो भी तैयार ठीक से हो सके। ज़्यादा डिटेल्स रोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। रोहन बताइए, ये ट्रैकिंग की क्या ज़रूरत पड़ रही है? जिधर से सरकार चाहती है कि उसके पास ज़्यादा डाटा आए बैटरी को लेकर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह की ज़रूरत है उसको लेकर, और डाटा अभी एडिक्वेट नहीं है। इसलिए अब फेम 2 जो पॉलिसी सरकार रिसेंटली लेके आई थी उसमें जो सब्सिडी पाने वाली गाड़ियां हैं उसमें हर गाड़ी पर एक ट्रैकिंग डिवाइस जो कि नेटवर्क इनेबल्ड होगी वो रहना ज़रूरी है। इस तरह की डिवाइस जो टाटा और महिंद्रा की जो गाड़ियां हैं उनमें ऑलरेडी लगाई गई थी, लेकिन अब तक वो मैंडेटरी नहीं बनाया गया था। ये जो डिवाइस है ये मॉनिटर करती है बैटरी की परफॉर्मेंस को, बैटरी की जो गाड़ी है उसकी पोजीशन को, जीपीएस इनेबल्ड होती है और आपको अपनी गाड़ी के बारे में सब कुछ बताती है। एक ऐप के जरिए आप अपनी बैटरी की परफॉर्मेंस और कितनी दूरी चली और बाकी सारी चीज़ें ऐप के जरिए जान सकते हैं। ये पोजीशनिंग भी इसकी जान सकते हैं। लेकिन अब इसकी एक जानकारी आपके पास तो होगी, दूसरी जानकारी सरकार भी रखना चाहती है कि कितना, ताकि उसे आगे प्लानिंग करने में मदद मिले कि किस तरह की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, गाड़ियाँ कितनी चलती हैं, पूरा फायदा होता है या नहीं। और 1 अप्रैल से लागू हो रहा है नियम, उसमें इसे मैंडेटरी किया जाने वाला है। शुक्रिया रोहन इस अपडेट के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बने ताकि लोग कहीं पर फंसे ना बिना बैटरी के या फिर बिना चार्ज के, उसी के लिए ट्रैकिंग डिवाइसेस भी लगाए जाएंगे। शुक्रिया रोहन इस अपडेट के लिए। अच्छा, ब्रेक से पहले हमने एक स्टॉक की चर्चा की थी, वो था येस बैंक। येस बैंक में देखिए क्या जबरदस्त तेजी आई है। 238 के लेवल्स पर हमने इस पर नजर डाली, अब मेरी स्क्रीन पर 241 का आंकड़ा आ चुका है। इनफैक्ट 241 का हाई भी इसने छुआ है, अब 239 के आसपास ट्रेड करता हुआ। प्रकाश, आपका टारगेट हिट हुआ ना? पहला टारगेट हिट हुआ। अभी मुझे लगता है 250 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और जरूर चला जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। बहुत बाइंग अच्छी हुई है और ये 1-2 दिन का मूव नहीं है, थोड़ा ज्यादा मूव नजर आता है। जी हाँ, और आपने टारगेट भी दिया है 250 का, तो 250 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप तेजी की पोजीशन लेकर चले। ये एक बाय ट्रेड है और वायदे बाजार में देखिए पोजीशंस बढ़ने लगी है। 10 मिनट पहले मैंने एक ट्वीट भी किया था, एक ओपन इंटरेस्ट एडिशन कंपनी में करीब 16 लाख शेयरों का था, अभी वही ओपन इंटरेस्ट एडिशन 24 लाख शेयरों से ज्यादा का हो गया है। बात हो रही है येस बैंक की और येस बैंक में फ्यूचर्स में जबरदस्त
तेजी की पोजीशंस, लॉन्ग की पोजीशंस जुड़ने लगी हैं, तो ये स्टॉक दोपहर में आगे और एक्शन दिखा सकता है। अच्छा, इस बीच एक कैश मार्केट का शेयर स्क्रीन पर आया है डायरेक्टर साहब। HOEC हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन का स्टॉक लेकर आई है स्क्रीन पर, और इसमें वॉल्यूम एक्शन है, प्राइस एक्शन भी है। प्रकाश बताइए लेवल्स क्या दिख रहे हैं HOEC में? दो लेवल है, एक मीडियम टर्म जो थोड़ा एक्सटेंडेड लेवल है वो 140 का है, शॉर्ट टर्म में 135 तो आ ही जाएगा इमीडिएटली। मुझे लगता है ले लेना चाहिए HOEC। स्टॉप होगा 128 का, अब 131 पे काम ट्रेड कर रहा है। 135 डेफिनेट आ जाएगा, उसके बाद 140 की तरफ जरूर चला जाएगा, वो भी आ जाएगा 1-2 दिनों में। ओके, तो पहले 135 आज का टारगेट, आगे 140 भी जाएगा। प्रकाश, आपसे इजाजत लें उससे पहले दो स्टॉक्स रेडार पर रखिए। REC और PFC दोनों स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर नेशनल लेवल से शॉर्ट कवरिंग आ रही है। सर वो स्टॉक्स देखिए। इस बीच बजाज फिनसर्व की ओर से एक अपडेट आ रहा है कि राहुल बजाज ने चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया है। ये फिलहाल एक अपडेट आता हुआ, याद रखिए बजाज फिनसर्व इनके बेटे संजीव बजाज चलाते हैं। राहुल बजाज कंपनी के चेयरमैन हैं और बजाज फिनसर्व के बोर्ड ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। राहुल बजाज एक कदम पीछे ले रहे हैं, वो चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। ये फिलहाल एक अपडेट आया। ऊपरी लेवल से स्टॉक थोड़ा सा हल्का हो रहा है। मेरे ख्याल में कंपनी की ये तैयारी रही होगी कि आगे नई जनरेशन को कमान सौंपी जाए, उसको इस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। और रिटायरमेंट एज के करीब शायद राहुल बजाज आ रहे हैं। फिनसर्व पर कोई टिप्पणी आपकी? काफ़ी दौड़ चुका था फ्रॉम लेवल ऑफ 6000 टू 6800। तो यहाँ पर अगर जो नज़र आता है, आपको सेलिंग नजर आती है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, सेलिंग नहीं हो रही है, शॉर्टिंग नहीं हो रही है, ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली हो रही है। अच्छा, REC PFC में क्या ट्रेड है बताइए? शॉर्ट अगर सुबह में किया है तो कवर कर लें? बिल्कुल। REC का जो बाउंस ओपन जो हमने खुला था, काफ़ी गिरावट से खुला था, वहीं से एक अप मिल रहा है। मुझे लगता है खरीदारी का मौका है। 140 में रेजिस्टेंस है, अगर किसी का शॉर्ट है तो कवर करना चाहिए। रही बात पावर फाइनेंस की, पावर फाइनेंस का चार्ट सही लगता है मुझे। बाइंग के लिए जगह है यहाँ पर। स्टॉप होगा 110 का, टारगेट होगा पहला 115, फिर 118 का भी, 117 का भी हो सकता है। 117 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं, और REC में आप निचले लेवल से शॉर्ट कवरिंग कर लें। अच्छा, एक अपडेट ये भी आया है कि बजाज फिनसर्व के जो नए चेयरमैन होंगे वो नानू पिंसवानी होंगे। ये फिलहाल एक अपडेट आता हुआ, और मार्च 17 से ये अपनी माफ़ कीजिएगा नानू पमनानी होंगे, और 17 मार्च से ये नए चेयरमैन का पद संभालने वाले हैं। तो ये एक मैनेजमेंट ट्रांजिशन होता हुआ बजाज फिनसर्व में। चलिए लेंगे इसी के साथ छोटा सा ब्रेक। शुक्रिया प्रकाश, हमारे लिए समय निकालकर। बढ़िया ट्रेड्स पर हमने बात की है। आगे कुछ ऐसी स्टॉक्स स्पॉट करेंगे, आप देखिएगा नो योर कंपनी।